वो बुलडोजर लेके निकले हैं तो हम वो बुलडोजर लेके निकलेंगे। आप हमारे लोगों से ये अछूत वोट मत लीजिए, ये सारे तेरे ऊपर देंगे। भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नेतागिरी फलाने करेंगे, सीधे धड़ाम बैठ। कुर्मियों ध्यान देना, आपको नस्ल नाबूद करने का हम लोग काम करें। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, रिजर्वेशन छोड़ देंगे। भैया मुसलमानों की संख्या इनसे ज्यादा है, बोल दिया गया फलाना कुर्मिया का बेटा है। मौजूद हैं हम आज लखनऊ के हजरतगंज में, विधानसभा से काफ़ी करीब पड़ता है ये जगह, और हम घूम रहे थे तो हमको दिखाई पड़ रहे हैं कुछ दूरी पे अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र पटेल नाम है उनका, बाहुबली उनको टैग दिया गया है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है। हाँ ये ज़रूर है कि उन पे एक टैग लगा हुआ है जातिगत होने का। वो अच्छा ये जातिगत नहीं कि खुद की जाति की, वो पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो आज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे युवाओं के लिए क्या संदेश देते हैं, या उनकी विचारधारा क्या है, आरक्षण के प्रति विचारधारा क्या है, यूजीसी को लेकर उनकी विचारधारा क्या है। आइए उनसे बात करते हैं। आपसे एक बात हम पूछना चाहेंगे कि आजकल युवा राजनीति के क्षेत्र में बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या उनको सही जगह मिल पा रही है उन युवाओं को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। आप देखिए युवाओं को लगातार राजनीति से क्यों दूर किया जाता है। सही युवा जो लगातार सामाजिक राजनीतिक चेतना रखते हैं उनको इसलिए दूर किया जाता है कि भाई उनके पास उस तरीके का पैसा नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कोई उनके पास प्रोपोगंडा नहीं है। इस वजह से युवाओं को इस वजह से नई राजनीति में आने दिया जाता है कि नहीं, युवा आ जाएगा तो सही तरीके से जो काम होना चाहिए वो करेगा, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो उसके हक अधिकार की बात है उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। ये जो ओल्ड लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अब उनको शायद उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके तौर तरीके सिस्टम सब वही हैं। अभी भी वो यही चाहते हैं कि नई राजनीति में जो जिस तरीके से पहले चलता था कि नहीं कोई एक नेता होगा, उसके लिए एक बड़ी कुर्सी होगी, उसके लिए एक अलग वीआईपी व्यवस्था होगी, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। आज का जो युवा है वो लोगों से जा रहा है, लोगों से नमस्ते में नहीं भरोसा रखता, उनसे हाथ मिला रहा है, उनके गले मिल रहा है, और उनके सुख दुख में भाई युवा है वो उनके हर दुख में पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता है। जो बुजुर्ग हमारे नेता हैं वो लोग उतनी तत्परता से, उतनी मजबूती से उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। सपोज दैट मैं कहूं कि मान लीजिए किसी के यहाँ कोई परेशानी हो गई, तो युवा है तो दिन में 10 जगह जा सकता है, 20 जगह जा सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं हमारे नेता वो अब उतना तौर तरीके से नहीं जा सकते। और फिर आज का ज़माना है, आज की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, आज का सारा सिस्टम यूज कर रहे हैं, आज के समय में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कानून कौन बना रहा है, हमारे लिए लड़ कौन रहा है, हमारे लिए बात कौन कर रहा है, वो पुराने लोग, पुराने ख्याल। तो कैसे ये चीज़ें आज मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देखा जाए तो नौजवानों को पूरी मजबूती से आनी चाहिए, राजनीति में अपनी बात रखनी चाहिए, और उन लोगों को भी ये चाहिए कि नहीं अब हम लोगों ने राजनीति में बहुत लंबा समय बिता लिया, अब ज़रूरत है कि नवचेतना की। तो युवा तो राजनीति में आ जाते हैं, लड़ते हैं, सड़कों पे जाते हैं, अनशन करते हैं, लाठियां खाते हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो 50+ लोगों को ही टिकट दे दिया जाता है, युवाओं को मौका नहीं दिया हाँ, जाता ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसी ट्रैक पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग देखो, ज़माना पहले था कि प्रिंट मीडिया किसी बात को रखेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रखेगी, या कोई बड़ा नेता बोलेगा तब उसकी बात सुनी जाएगी, अगर वो सत्ता सिस्टम पावर में होगा तब। लेकिन अब समय बदल गया है। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो लोग, जनता देखती है कि नहीं यार ये ठीक है। मैं कह रहा हूँ अब ये जो चुनाव होगा देखिएगा, जैसे कहते हैं ना कि जिंजीव ने देश की सरकार गिरा दी, देखिएगा उत्तर प्रदेश हो या फिर देश का चुनाव होगा, अब नौजवान ये बताएगा कि नहीं फलाने नहीं ठीक है, या फलाने जब आपका सुख दुख था नहीं आए। या अब मैं यूं भी कह सकता हूं कि आप देख रहे होंगे कि मोस्ट प्रोबेबली मंत्री विधायक सांसद फॉरवर्ड कैटेगरी के ज़्यादा हैं, जबकि हम 85 हैं, वो 15% हैं, लेकिन सत्ता में आज भी वो काबिज हैं, और हम लोग उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि भैया नहीं वही आएंगे तो वही हमारी मदद। आप यूजीसी प्रकरण पे आपने देख लिया कि वो आए, और जब उनके हक अधिकार की बात है सीधे धड़ाम बैठ। तो हम लोग, अब वो समय नहीं रह गया कि हम उनसे कहेंगे कि भैया हमारे दूध की रखवाली आप करो, हम दिल्ली से नहीं रखवाएंगे दूध। अब हम लोग स्वयं भाई सक्षम, जैसे मैं 85% का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, मेरे 85% लोग ज़्यादा लोग हैं, मैं क्यों इंतज़ार करूँ उनका? मैं क्यों चाहूँगा कि भाई कोई फलाने आए, और जितने लोग नेता मंत्री विधायक बन जाते हैं वो अपने आप को उस समाज का नहीं समझते हैं। आप देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी हुए, आशीष पटेल जी हुए, स्वतंत्र देव जी हुए, जितने मुद्दों पे हम लोगों ने प्रदेश में लड़ाई लड़ी, ज़रूरत उनकी थी,
जरूरत पे उनको खड़े होने की जरूरत थी, लेकिन हम लोगों ने अपने हारे गाड़े की कमाई से, अपने समय को बर्बाद करके, अपना वकालत छोड़ करके हम लोगों ने अपने समाज की मदद की। और देखिए, महीने 2 महीने में कोई एक केस आप बता दीजिए किसी कुर्मी को किसी ने मार दिया। पूरे डंके की चोट पे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जो हमारे समाज के खिलाफ आवाज उठाएगा, हमारे समाज के खिलाफ बदतमीजी करेगा, उसको हम लोग नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे। लेकिन कहते हैं कि आप जातिवादी को लेकर चलते हैं, जातिवादी करते अरे हैं क्यों नहीं भैया, जाति हमको किसने बताया कि मैं कुर्मी हूँ? बताइए, इस बात का मुझे जो वो जवाब दे दें कि मुझे किसने बताया कि मैं कुर्मी हूँ, मुझे किसने बताया कि मैं बैकवर्ड हूँ? मुझे सर्टिफिकेट मिलता है उस जाति का। आप बताइए, अगर ये कहें कि नहीं मेरा परिवार है और मेरे परिवार के ऊपर संकट है, अगर मैं अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ पाऊँ तो किस बात का नेता, किस बात का समाज सेवी, किस बात का? पहले तो मेरा अपना घर बचाना है ना। मैं बैकवर्ड जाति में पैदा हुआ हूँ, पटेल जाति में पैदा हुआ, तो पटेलों की जिम्मेदारी मेरी बनती है। जो लोग आज सत्ता शासन में बैठ गए हैं वो लोग भूल गए हैं कि हमें इसी पटेल जाति की वजह से राजनीति में आने का मौका मिला है। तो हम तो कहते हैं जातिवादी, आप कहिए, मैं तो कहाँ से जातिवादी? भैया पटेलों का काम कर रहा हूँ, बैकवर्डों का काम कर रहा हूँ, कौन सा मैं जातिवादी काम कर रहा हूँ भैया बताइए? अगर जातिवादी होना कोई गुनाह है तो वोट लेने वाले, जब वोट लेने का समय आए ना तो लोग कह दें कि भैया मैं पटेल नहीं, मैं ओबीसी हूँ, मैं फॉरवर्ड हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, ये कहें मैं दलित हूँ। ये क्यों कह देते कि नहीं मैं कुर्मी का बेटा? कुर्मियों ध्यान देना, अपने बेटा को नेता बना देना, विधायक बना देना, सांसद बना देना, ये सब तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे समाज, मेरे परिवार पे कोई बात आएगी, मेरे समाज, मेरे परिवार को कोई लतियाएगा तो पूरी मजबूती से कर रहे हैं, उसको नष्ट नाबूद करने का हम लोग काम करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य पूरा हो पा रहा है इस देश में? अरे कैसे हो पा रहा है? आप लोग, हम लोग यहाँ शहर में बैठे हैं, लोगों को लगता है ना कि ये बराबरी हो गई है, सामाजिक बराबरी हो गई है। बताइए, आज क्या आपके जो गांव में बैठा परिवार है जातिगत रूप से सामान्य वर्ग से गाली नहीं खा रहा है? क्या वो सामाजिक रूप से बराबरी पा रहा है? जिस दिन इस देश में सामाजिक रूप से हमारा समाज बराबरी पा लेगा, हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, हम लोग स्वतः आरक्षण रिजर्वेशन छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ ना, लोगों को रिजर्वेशन से दिक्कत हो रही है ना, 10% क्या है, ये EWS क्या है? कह रहे हैं वो अपने आप को स्वाभिमानी समझते हैं ना। हजारों साल से हमारे ऊपर कब्जा थे, हजारों साल से हमारे ऊपर उन्होंने राज किया है, आज उनको क्यों दर्द हो रहा है? भैया रिजर्वेशन कह देंगे ना कि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन एक बराबरी, प्लेइंग लेवल फील्ड सेम करने के लिए है। ये जिस दिन हम लोग और वो लोग बराबर हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे परिवार का बच्चा मानसिक रूप से हमेशा से उन लोगों ने हरासमेंट किया है, बोल दिया गया फलाना कुर्मिया का बेटा है तू क्या करेगा, किसानी करेगा। इन सब चीज़ों से जब हम छुटकारा पा जाएंगे यार, लोग कहते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण कर देना चाहिए। आर्थिक रूप बताइए, हम लोग 2.5-3 लाख में क्रीमिलियर में हो जाते हैं और वो लोग 8 लाख रुपए पाते हैं, EWS का मजा लेते हैं। तो यानी आर्थिक आधार का जो आरक्षण है वो सामाजिक आरक्षण को कमजोर करता है क्या? अरे बिल्कुल कमजोर करता है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो कौन डिसाइड करेगा? ऊपर बैठी कुर्सी पे लोग ही डिसाइड करेंगे ना कि आपके पास आर्थिक कमजोरी है, मेरे पास आर्थिक कमजोरी है। हाँ, ये तो ऊपर बैठे लोग ना, जो लोग जागरूक हैं, सामाजिक वो जो जागरूक हैं, जिनके पास सिस्टम है। हमारे पास क्या है? हम लोग तो भाई अरे ठीक है यार, हम लोग स्वाभिमानी है, नहीं छोड़ देंगे, अरे कोई बात नहीं है, हम लोग नौकरी में नहीं जा रहे हैं। वो आरक्षण रिजर्वेशन का भाई 5% लोग हैं, 10% लोग हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग पूरी मजबूती से नौकरी में जा रहे हैं, वहाँ उसको रिजर्वेशन का लाभ लेंगे। हमारे 85% लोग तो अपने जीवन जीने और आजीविका में व्यस्त हैं, तो कहाँ से वो लोग रिजर्वेशन और उन सब चीज़ों का उपयोग कर लेंगे बताइए? ये तो तब होगा ना जब हमारे लोग एक बराबर आ जाएंगे। हमारे भी कम से कम जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जितने VC हैं, कौन VC है? उन्हीं के लोग VC हैं। कहाँ से हमको कभी कोई लाभ मिल पाएगा? वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। उनके लोग हैं, उनके लोग होंगे, अपने लोगों को बुला के लाभ देंगे। ये सारी चीज़ें देखिए डिसाइड करनी पड़ेगी। आरक्षण ये एक समानता को, एक मतलब प्लेइंग लेवल फील्ड को सेम करने का वो है। जो लोग कहते हैं ना, जो कि फलाने आरक्षण वाले डॉक्टर हैं, ये सुई लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा बताइए, आपको इस फील्ड में लाने के लिए कोई सुविधा दी जाए कि नहीं चलो यार ठीक है, वो उधर से आएंगे, तुम यहीं से डाक जाओ, फील्ड में बस आने की बात है। इसके बाद इसमें आप छक्का मारेंगे, चौवा मारेंगे, रन बनाएंगे, वोल्ड करेंगे, वो तो आपके उस पे है ना, प्रैक्टिस पे है ना भाई। आप मान लीजिए डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करा दिया जाता है कि नहीं, अब आप MBBS के लिए एलिजिबल हैं, आप कोर्स करें।
पूरी पढ़ाई, पूरा पाठ्यक्रम, पूरा एग्ज़ाम सेम होता है। सेम जो नंबर पाता है, जो ज़्यादा नंबर पाएगा, जो कम नंबर पाएगा, उसको सबको उसी तरीके से देखा जाएगा। उसके प्रैक्टिस के हिसाब से उसको योग्यता वरीयता दी जाती है। लोग कैसे कह देते हैं? आरक्षण को किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और फिर मैं मान भी लेता हूँ कि चलो ठीक है, तब का दर्द तुम्हारा अलग था। अब तो तुम्हारा दर्द ये खत्म होना चाहिए भाई। 15% लोग 10% डायरेक्ट लाभ ले रहे हैं, 10% उनका रिजर्वेशन है। मैं कहा जाए तो 80-85% रिजर्वेशन का वो लोग उपयोग करें। हम लोग कौन है? हम लोग 60-65% है, 27% ओबीसी में रिजर्वेशन पाते हैं। तो क्या हमारे ये सच है? 85% लोग 49% में सम्मिलित है। तो क्या ये भी सच है कि जातिगत देखकर नंबर भी काटे जाते हैं? अरे ये तो मतलब यही तो सामाजिक बराबरी की मैं बात कह रहा था। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आपके नाम के नीचे पीछे लगा हो, ऊपर बैठा आदमी वीसी या फिर वहाँ का प्रोफेसर जो आपको इंटरव्यू लेगा, वो देखेगा अरे फलाने ठाकुर हैं, फलाने पटेल हैं, फटाने, तो कहेंगे यार ठाकुर तो अपनी बिरादरी का, चलो इसको हटाओ। अच्छा, जिस दिन हमारे लोग वहाँ प्रोफेसर हो जाएंगे, इंटरव्यू में हमारे लोग इंटरव्यू लेने लगे, वो लोग भी देखेंगे नहीं यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ये इसका योग्यता ज़्यादा है, इसका योग्यता वो होगा। जब ऊपर हमारे लोग हैं ही नहीं, वहीं ऊपर हमको पहुँचा दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर पूरे देश में मान लीजिए 50 वीसी हैं यूनिवर्सिटी के, हाँ 50 में जितना रिजर्वेशन मिलता है हमको, उतना हमें रिजर्वेशन दे दीजिए और उतने हमारे हो जाएं वीसी। जितने देश में आईएएस हैं रिजर्वेशन के हिसाब से हमारे उतने आईएएस हो जाएं, जितने सेक्रेटरी हैं उतना रिजर्वेशन के हिसाब से हमारे हो जाएं। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे हम लोग छोड़ देंगे, रिजर्वेशन छोड़ देंगे। हम लोग स्वाभिमानी कौम हैं, मजदूरी करके, खेती किसानी करके जीने वाले कौम है। हमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जिस दिन हमारा समाज बराबरी पे आ जाएगा, हमारे समाज को कोई नहीं कहेगा फलाने तू बैकवर्ड है, साले तेरी औकात देख लेंगे, सारे तेरे ऊपर देंगे, साले तेरे ऊपर थूक देंगे, माँ बहन की गालियाँ जिस दिन बंद हो जाए घुसने आरक्षण छोड़ देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं हूँ यहाँ पे, मुझे डंके चोटे कोई नहीं गरिया सकता, लेकिन मेरा गाँव में मेरा छोटा भाई होगा, मेरे परिवार का लड़का होगा, मेरे गाँव का लड़का होगा, बैकवर्ड दलित होगा, उसको रोज़ गरिया जाता होगा। वो नहीं बोल पाता, क्योंकि ना जो एक ऊंच नीच वाला सिस्टम बना दिया गया ना, इससे हम लोग जब तक भुक्तभोगी इसके रहेंगे तब तक ये रिजर्वेशन लोगों को मिलना चाहिए। तो उन लोगों का मेन मकसद क्या रहा होगा? यूजीसी का विरोध करने का मेन मकसद क्या रहा होगा? अरे क्यों कर रहे हैं? मैं जैसे बाबा साहब ने संविधान बनाया, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन से बॉन्ड हैं, आप बंधे हुए हैं, तो आप मुझे मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? कि पीछे कानून है, आप जेल चले जाएंगे, तिहाड़ में आप जीवन काटेंगे। वही सेम प्रकरण ये है। हाँ, जब आप कानून से बॉन्ड है ना, सेम एक कानून था भैया, ये कानून है, कोई बैकवर्ड दलित और महिलाओं के खिलाफ शोषण करेगा वो जेल जाए। अब ये मनोदशा आप बना लीजिए कि फलाने हैं, हम अगर हम लोग कुछ करेंगे तो हम जेल चले जाएंगे। अरे भैया कुछ करोगे तब ना। अपने आप को अपराधी आप पहले मान के चल रहे हो, या तो आप मेंटली आप ये जान रहे हो कि नहीं हम लोग तो ये करते ही आते हैं, यूनिवर्सिटी में किसी को जातिगत रूप से गरियाएंगे, किसी को लतियाएंगे, किसी को हरास करेंगे, ये तो आप पहले से मान लिए हो ना। तो इस वजह से वो डर रहे हैं कि भैया जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो सो कॉल्ड सर्वोपरि, जैसे गए यूनिवर्सिटी में नेतागिरी फलाने करेंगे, फलाने क्यों करेंगे? फलाने वो ब्राह्मण परिवार से, ठाकुर अपर कास्ट परिवार से, वो गए क्या कर रहे हो जी, नहीं समझ में आ रहा है मैं कौन हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दम्भ, जो जातीय दम्भ है, ये खत्म होगा उनका। और जातीय दम्भ खत्म तो बचेंगे क्या? जैसे क्या करें, 100 लोग हैं और 85 दूसरे लोग हैं और 15 दूसरे लोग हैं, मतलब उनकी संख्या कम है, लेकिन 85 15 पे पूरी तरीके से राज कर रहा है पूरे देश में। तो वो लोग का वो जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म हो जाएगा। जान लेंगे कि अरे यार हमारी कोई वैल्यू नहीं है। 85 वाला भी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेगा, 85 वाला भी वहाँ मजबूती से नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा। तो 15 वालों का प्रतिनिधित्व, 15% वालों का जातीय दम्भ खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कोई बात कहनी होती है, वो लोग ऐसे गरिया कर लेते हैं, फलाने तो कहा हाँ जी महाराज, अच्छा जा रहे हैं, बगल जा रहे हैं, हो गया, उसका उतने में काम हो गया। हम आप वहाँ संघर्ष करें, नहीं भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, फलाने मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और फलाने डिम्पू भैया ने बोला है कि चुनाव उसको वोट दे देना। ये सारी चीज़ें कैसे होती है कि एक मठाधीश बैठे होते हैं ना ऊपर। हमारे मठाधीश कौन है? हमारे मठाधीश को वहाँ तक जाने ही नहीं दिया जाता। जाने भी दिया था भैया अध्यक्ष बने, अपना चले कहीं चुनाव लड़े, वो लड़े, खत्म हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि यूजीसी का मुद्दा जिस हिसाब से उठा था, तो कोर्ट में जाने के बाद में क्या दब गया है? आप लोगों का मुद्दा दब गया, आप लोग बैठ गए, या जो विरोधी थे वो जीत गए, ऐसा माना जाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो ये चीज़ें सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई खत्म थोड़ी नहीं कर दिया है। और मैं कह रहा हूँ भैया सुप्रीम कोर्ट को अलग छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट को अलग, किसी की हैसियत है
कि हम 85% लोगों को छेड़ लें। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे आज इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, यही सरकार पूरी मजबूती से यूजीसी को लागू करेगी और अपना पीठ थपथपाएगी। और मैं बैकवर्ड दलितों से भी कहना चाहता हूँ, पूरी मजबूती से इसके साथ खड़े हों, नहीं कल आपको मौका नहीं मिलेगा ये कहने के लिए कि हमने संघर्ष किया था और ये लड़ाई हमने जीता। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे लाएगी, क्योंकि भाजपा भी जानती है ये 85% लोग हैं, इन्हीं की वजह से सरकार बन सकती है। हर पार्टी में भाई आपके जैसे मैं कह रहा हूँ 100 आदमी है और 10 आदमी है, आप किसको लेकर के लड़ाई जीत लोगे बताइए? 100 आदमी को लेकर के जीत लें, क्यों 10 आदमी के पीछे आप जाओगे? कोई नहीं। यहाँ देखिए लोकतंत्र में ये सर गिना जाता है, जिसके पास ज्यादा सर हो, जिसके पास ज्यादा वोट की ताकत हो, वही राजा है। जब तक ये संविधान लागू है, ये लोग जो चाह रहे थे कि मनुस्मृति लागू करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे, वो इनके लिए कोरा सपना है। जब तक संविधान लागू है तब तक ही हमारे वोट की ताकत है और इसी वोट से हम इनकी हैसियत समय समय पे दिखाते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, खुलेआम लड़ता हूँ सरकार से, दबंगई से लड़ता हूँ। कह दे सरकार हमारा घर गिरा दे सरकार, मैं कह रहा हूँ इतना सामाजिक मजबूत हूँ, एक छोटी सी झोपड़ी गिराएंगे, महल बना दूंगा। हमारे एटीट्यूड को ये नहीं खत्म करते। मैं जानता हूं ना, हम लोग जानते हैं ना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ताकत है उसमें, लड़ेंगे इनसे, पूरे समाज को जगाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, हम लोग देखिएगा इस चुनाव में उतरेंगे, किसी से कोई विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात बोलेंगे, भैया वो लोग मठाधीश हैं, उच्च जाति से हैं, उनसे हम वोट नहीं मांग सकते, हम शूद्र हैं, हम उनसे वोट नहीं मांग सकते। लेकिन ये अपील हम भी करेंगे उनसे, भैया आप उच्च जाति से हो, आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, बाहुबली हो, आप हमारे लोगों से ये अछूत वोट मत लीजिए। उनकी हैसियत समझ में आ जाएगी, देख लीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बंटवारा हम लोग करेंगे, हम लोग जातियों में बांट के हमारी रीढ़ तोड़ी गई है, हमारे समाज को हर समय बंटवारा करके लतियाया गया है। कुर्मी है, कौन वाले कुर्मी? अच्छा तू ठीक वाले कुर्मी हो, वो अछूत वाला कुर्मी है, वो बेकार वाला कुर्मी है। यादव हो, कौन वाले यादव हो? उच्च वाले हो कि नीच वाले? ये सब कौन खिलाया? यही उच्च वर्ग वाले लोग, और अपना सिर्फ स्वर्ण बने रहेंगे, हम लोगों को जातियों में बांट देंगे। तो भाई अभी बताइए, ये यूजीसी प्रकरण में कोई क्या है कि फलाने पटेल लड़ रहे हैं, फलाने यादव लड़ रहे हैं, या फलाने मिश्रा लड़ रहे हैं कि पांडे लड़ रहे हैं? नहीं, सवर्ण जातियां लड़ रही हैं। तो हमको आपको भी बहुजन बनना पड़ेगा, हमको आपको भी बैकवर्ड दलित में बनना पड़ेगा, तब इनकी हैसियत। मैं कह रहा हूँ ये देखिएगा, चुनाव आएगा ना, जनता जाग गई। आप चुनाव की बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन आज तक तो अब ये नहीं पता चला कि बाहुबली किसी पार्टी से हैं। वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखे जा रहे हैं। हम तो कहते हैं मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं खुलेआम कह रहा हूँ किसी पार्टी से नहीं हूँ। जो ये सत्ता बहुजन विरोधियों वाली सत्ता है, इसको हम लोग दूर हटाएंगे, और जो बहुजनों की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। मैं ये भी कह दे रहा हूँ, कोई किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि बहुजनों की तरफ आंख दिखा देगा। बहुजन ही इस देश का राष्ट्र निर्माता था उस समय भी, आज भी, फिर से आएगा। ये लोग गोल मोल करके ना बेवकूफ़ बना। आज देखिए राहुल गांधी अपने, वो भी हैं फॉरवर्ड ही है ना, क्यों बैकवर्ड दलितों की बात करते हैं बताइए? वो जानते हैं कि भैया वोट इनकी है, ताकत इनकी है, सिस्टम इनका है, हम कौन से हैं? वो सब भी खत्म होगा। हम लोग, समय बदलेगा, दौर बदलेगा, सिस्टम बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, सब कुछ अपने हिसाब से चलेगा। इन लोगों ने 10 साल सरकार चला के ना हमारी हैसियत बता दी ना। ये सरकार फॉरवर्डों की सरकार है, सो कॉल्ड उच्च वर्ग वालों की सरकार है। जब हम लोग शासन सत्ता में आएंगे तो हम लोग भी बताएंगे ये सिर्फ बैकवर्ड दलितों की सरकार है, यहाँ तुमको अल्पसंख्यक बन के ही रहना पड़ेगा। और है भाई, हम मुसलमानों को फर्जी अल्पसंख्यक कहते हैं, भैया मुसलमानों की संख्या इनसे ज्यादा है। अल्पसंख्यक दरअसल ये फॉरवर्ड लोग हैं, और इनको ये मान के चलना चाहिए कि इस देश में रहना है तो बहुजन बहुजन कहना है। क्या बात कर रहे हैं? मैं फैक्ट कह रहा हूं, इसको देखिएगा। जमाना नहीं रहेगा कि अमरिंदर की आवाज दबा देंगे हम। भैया किसी मीडिया, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी पेपर, किसी बड़े नेता के रहनुमाओं पे नहीं चल रहे हैं। हम अपनी आवाज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। ये जमाना, ये 21वीं सदी का जमाना है। अब वो जमाना बीत गया कि कोई मेरे पीछे खड़ा होगा, बताएगा नहीं ये बहुत बड़ा नेता है। नहीं, मैं अपनी आवाज अपने समाज तक पहुंचाऊंगा, अपने समाज के हर सुख दुख में खड़ा हूंगा, और समाज ये एनालाइज करेगा कि नहीं ये सही है कि वो सही है। मतलब हम ये मान के चलें कि आने वाले चुनाव में आप कहीं ना कहीं किसी पार्टी में दिखेंगे या अपने खुद की पार्टी में?
नहीं नहीं, कोई पार्टी की कोई बात ही नहीं है, हम लोग बिल्कुल एकदम सामाजिक हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी किसी अगर चुनाव लड़ना होगा तो किसी पार्टी में रह के हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि जो आपने पहले बात कही कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और मैं प्रवोक भी करता हूँ युवाओं को कि ये मत देखो, कोई आपको दबाना चाह रहा है ना, मुझसे संपर्क करो, तुम्हारे विधानसभा तुम्हारे क्षेत्र में हम लोग तुमको मजबूत करेंगे, लेकिन हाँ समाज का सिर्फ काम करो। हाँ, मुझे लगता है कि 40 साल तक के युवाओं को तो राजनीति में आनी चाहिए। इसके लिए आप आह्वान का अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से आह्वान? नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं भाई, वो देखिए राजनीति का पैटर्न बदल गया है। अब जनता जान गई है कि जो हमारे साथ बैठेगा, जो हमारे साथ हमारे हित की बात करेगा, हमारे नाली बम्बा खड़ंजा इन सब से ऊपर उठ के, देखिए नाली बम्बा खड़ंजा सिर्फ हमारे बैकवर्ड दलित इसी 5 किलो राशन नाली बम्बा खड़ंजा ही मानते हैं कि यही विधायक का काम होता है, यही सांसद का काम होता है। नहीं, तुम्हारे लिए रिजर्वेशन पॉलिसी बन रही है तब तुम्हारा विधायक वहाँ खड़ा होना चाहिए, सांसद तुम्हारा खड़ा होना चाहिए, मंत्री तुम्हारा खड़ा, तुम्हारे लिए कोई नियम कानून बन रहे हैं तब तुम्हारे, जैसे यूजीसी था, किस बात के लिए विधायक बनाए? विधायक अगर सड़क पे नहीं आ रहा है तो किस बात के लिए हम यूजीसी मतलब विधायक बनाए? विधायक को लेट जाना चाहिए था रोड पे। यूजीसी हमारे बच्चों का अधिकार है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है, क्यों नहीं लेट गए? लेट जाना चाहिए था। माना कि ये भाजपा का प्रोपोगंडा था, लेकिन इस प्रोपोगंडा को अपने समाज को बताना चाहिए था कि ये प्रोपोगंडा है, लेकिन मैं इतना भी नहीं, मैं कह रहा हूं ना, लोग कहते हैं यूजीसी से कुछ नहीं होगा। जिस दिन बहुजन समाज का वीसी वहां जाएगा, बहुजन समाज के लोग जाएंगे, तब तो हमारी मदद होगी। हम उस 1% के लिए क्यों नहीं लड़ते? हमको लड़ना पड़ेगा। हमको ये नहीं बताया कि नहीं फलाने बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर लेके निकल दिए हैं तो हम बस बुलडोजर से डर लेना। नहीं भैया, वो बुलडोजर लेके निकले हैं तो हम वो बुलडोजर लेके निकलेंगे। किसी बात में कमजोर हैं क्या हम लोग? भाई सबसे ज़्यादा वर्ग बहुजन विधायक हैं, मंत्री बहुजन हैं, ये मजे कौन ले रहा है? आप बताइए। देखिए केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष रहे, सरकार बनाए, और मुख्यमंत्री कौन बना? ये सब समझ आ जाएगा, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि देखिए हम बैकवर्ड हैं, दलित हैं, हम बहुजन हैं, हमको एनी हाउ बहुजन ही सिस्टम में रहना है। हम अगर सो कॉल्ड फॉरवर्ड बनने की कोशिश करेंगे, मारे जाएंगे। फैक्ट बता रहा हूँ, सब मारे जाएंगे और मारे जा रहे हैं। आप देखिए किसी विधायक से, भाजपा के विधायक से कहिए कि विधायक जी हमको ये काम है, हमारा ये काम है, ठीक नहीं भैया हमारी सरकार ने बाबा का बड़ा प्रेशर, मुख्यमंत्री देखिए उनका है। अगर ये बात आप अपनी जनता से कह देते हो, ये बात चुनाव में कह दो ना कि भैया हम विधायक बन के क्या करेंगे, सरकार तो बाबा की है, सरकार मोदी जी की है, सरकार फलाने की है, वहाँ हमारा कोई हैसियत नहीं है। तो जनता अपने हैसियत अपने लड़ने वाले को ही चुनेगी और देखिए वही आएगा। अब वो नहीं होगा कि 500 करोड़ के आदमी है तो हम विधायक बने। मैं घंटा के साथ वो पूरे दबंगई से कह रहा हूँ कि जो 500 नहीं 5000 करोड़ के आदमी रहें, लेकिन जनता ही उनको पूरी मजबूती से बनाएगी, क्योंकि जनता जागरूक होगी, जान गए कि अगर इनके हम 5 किलो राशन और इनके दारू मुर्गा और 4 पैसे में आ जाएंगे तो जीवन भर लतिया जाएंगे। आप उनको क्या कहेंगे जो आरक्षण के बदौलत ही सत्ता में यानी टिकट मिला उनको, हाँ। और वो आज विधायक बने बैठे हैं, लेकिन वो भी नहीं आए इस मुद्दे पर, यूजीसी के मुद्दे पर बात देखिए समझने की बात है। देखिए कई सारी चीज़ें पार्टी फोरम पे उनको अपना हिसाब, जैसे कोई चीज़ें, जैसे आप एक बार वेट किए, कोई लीड दूसरा लेके चला गया तो आपको लगता है नहीं यार इसको छोड़ देना ठीक है, तो उनकी पार्टीगत मुद्दा है। देखिए पार्टीगत चीज़ें उनकी हैं, लेकिन मेरा मानना जो है कि अगर बहुजन समाज की बात थी, कितनी छोटी बात हो कितनी बड़ी बात हो, सबको, अगर बहुजनों का नमक खाया है, उनकी वोट लिया है, उनके नाम पे राजनीति कर रहे हो, तो भैया आपको मर जाना चाहिए उनके लिए। जिस दिन हम लोग विधायक बनेंगे, मेरे समाज, मेरे बहुजन समाज के ऊपर कोई इतनी सी उंगली दिखा देगा, मर जाएंगे या मार देंगे। यानी बात सामने आ ही गई आपको विधायक की। अरे क्यों नहीं भैया, विधायक मंत्री सांसद मुख्यमंत्री सब हम लोग बनेंगे, कौन नहीं भैया, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बनेगा कौन? हम लोग मूर्ख लोग थोड़ी नहीं है कि फलाने कोई फॉरवर्ड लोग कहते नहीं लड़का सामाजिक है, अच्छा है, वहीं तक बना रहे। नहीं भैया, क्यों वहां बना रहेंगे? लड़का सामाजिक नहीं है, लड़का मजबूत नेता है, लड़का देश की दशा दिशा सब बदलेगा। वो ये नहीं कि हम किसी का इंतजार के फलाने आएंगे भैया अब आप 5 साल बाद देखो, अभी चलते रहो, 5 साल बाद नहीं। हम आज उतनी कोई विधायक मुझसे ज़्यादा नहीं चलता होगा, महीने में 10-20 हज़ार किलोमीटर हम लोग चलते हैं। जितना एक विधायक का खर्चा होगा उससे ज़्यादा हम लोग खर्च करते हैं, और हमारा समाज पूरी मजबूती से मदद कर रहा है। वो जान रहा है ना कि उम्मीद है, ये हमारे लिए लड़ता है। भैया बाराबंकी में कोई मारा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, बलरामपुर में मारा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, अयोध्या में मारा जा रहा है, इलाहाबाद में, कानपुर में, फतेहपुर में, कोई विधायक नहीं जा रहा ना। विधायक क्या कुर्मियों के नहीं है क्या? 40-50 विधायक हैं,
सबसे ज़्यादा सांसद हैं कि हमारा ज़्यादा कोई जा रहा है। अब लेकिन वो जनता जान रही है कि भैया इनको देखिए, जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि जिस विधानसभा में लड़ेंगे ना, अमरिंदर को वोट नहीं मांगना पड़ेगा, जनता वोट मांगेगी। पूरे प्रदेश के लोग आज भी पूरे डंके की चोट, भैया आप विधायकी कहिए कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, जितने वोटर होंगे उतने प्रदेश के लोग जाएंगे, एक एक लोगों का हाथ पकड़ के वोट मांगेंगे। आपने चंद्रशेखर आजाद को देखा होगा, देखा। हम लोगों ने चुनाव में पूरी तरीके से उनके देखा कि जितने वोटर नहीं उतने ज़्यादा बाहरी लोग, पूरे देश के लोग आए थे। एक एक वोटर को 5 बार जाकर कहते थे भैया यही राजा है, यही आपकी लड़ाई लड़ेगा, यही आपके लिए संघर्ष करेगा, यही आपके लिए मरे मिटेगा, इसी को आप नेता बनाइए। तो लोगों ने जिताया, कोई बड़ी ताकत नहीं थी, बड़ा पैसा नहीं था, लेकिन लोग पीछे खड़े थे। मैं कह रहा हूँ किसी विधानसभा से मैं पर्चा भरूँ, अगर पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता आ जाए, पूरे प्रदेश के 85,000 लोग आ जाएं, तो कोई चुनाव रोक सकता है? सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टिकट जब बंटवारा होता है तो उसमें पैसा चलता है, प्रभाव चलता है, या फिर विचारधारा चलती है, क्या लगता है? नहीं, पैसा प्रभाव ही अभी हावी है, विचारधारा नहीं, विचारधारा ही हम लोग ला रहे हैं। आप विचारधारा पे ही चल रहे हैं? नहीं, हम लोग तो विचारधारा पे ही रहेंगे, और किसी की हैसियत नहीं है कि पैसा, पावर, फिर टिकट लेने के लिए आपको पैसे की नहीं, वो समय देखिए, दौर अलग था। आज अगर जो करेगा, कोई ये ना कहे, योगी आदित्यनाथ भी हैं, अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री कहते हैं। वहाँ बगल में बैकवर्ड एक हैं केशव जी, ताना खींचातानी चलती रहती है, ऊपर से मॉडरेट होते रहते हैं। तो समय बदल गया है, कोई ये नहीं कि उस कुर्सी पर बैठने के बाद एकदम मदमस्त हो जाए। यूजीसी पे योगी जी बोले ना कि कोई कानून बना तो पालन करना चाहिए, बोले ना, उनके विधायक तो नहीं बोल पा रहे हैं, तो डर तो है ना बहुजनों का। उनको भी लगता है ना कि बोल देंगे पता चले कुर्सी छटक गई। बिल्कुल। समाज में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को यही कहूँगा कि देखिए, भाईचारा बना के रखें। समाज में जिस तरीके से जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, जातिगत रूप से गरियाया जा रहा है, उन सबको आप उनको छोड़ दीजिए। वो अपना फॉरवर्ड है, अपने आप को सो कॉल इंटेलेक्चुअल, दुनियादारी सब समझते हैं, लेकिन अपने बहुजन समाज को इकट्ठा होकर चलिए। आप जातियों में मत बटिए कि यादव हैं तो पटेल से लड़ाई करें, पटेल हैं तो मौर्य से लड़ाई करें, मौर्य हैं तो एससी से लड़ाई करें। नहीं, ये भाईचारा है। पूरी कोशिश करिए कि इस समन्वय को कैसे हम लोग एक सूत्र में ले आकर के, और हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं है। आपस में आज लड़ोगे, कल फिर आप बोलोगे, लेकिन नुकसान इसकी भरपाई आपके आने वाली पीढ़ियां करेंगी। हम आप लड़ रहे हैं, उसका मजा वो लोग ले रहे हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो सत्ता में मलाई काट रहे हैं, वो लोग मजा ले रहे हैं। हमारे आपके जाति के लोग जो आज सो कॉल फॉरवर्ड हो गए हैं, वो ले रहे हैं। तो हम लोगों को यही समझना पड़ेगा कि हम लोगों को जातियों में नहीं लड़ना है। हम लोग मजबूती से पहले एक बहुजन की सरकार बना लें, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहाँ खबर होती है सच की, जहाँ सवाल होते हैं सत्ता से, जहाँ आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं, वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।